नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक महान फिलोसोफर, एक ग्रेट विचारक की, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी को ये क्रेडिट दिया जाता है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में इन्होंने वेदांत का प्रचार प्रसार किया। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड वेदांत टू वेस्टर्न वर्ल्ड, हु इंट्रोड्यूस्ड योग टू वेस्टर्न वर्ल्ड। ऐसे में आज हम जानेंगे कि अलग अलग मुद्दों पर इनके विचार क्या थे, इनकी डिफरेंट डिफरेंट कोटेशंस हम आज समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इनके जीवन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हर दिन आपको इन दो चैनल्स पे, इंस्टाग्राम की इस आईडी पर, टेलीग्राम के इस चैनल पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ काफी सारा रेलेवेंट कंटेंट भेजा जाता है। आप उस पर ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। देखिए, विवेकानंद जी को जन्म की अगर मैं बात करूं तो 12 जनवरी 1863 के दिन इनका जन्म होता है और इनका जन्म के समय जो नाम रखा गया वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ही वॉज अ हिंदू मंक, एक फिलोसोफर थे, ऑथर थे एंड रिलीजियस टीचर भी थे। इनके गुरु थे श्री राम कृष्ण परमहंस। एंड अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट में वेदांत एंड योग को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट इन्हें दिया जाता है। इनके जीवन की अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक इवेंट की बात करूं तो वो है 1893 की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो कि शिकागो यूएसए में कंडक्ट की गई। एंड वहां पर इन्होंने जो अपनी स्पीच शुरू की, उस स्पीच में इन्होंने शुरुआत की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इन 4 शब्दों से। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही इन्होंने इस स्पीच की शुरुआत की इन शब्दों से, वहां पर बैठे सभी लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए, काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर उन्हें संबोधित किया जाएगा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिनसे वो पहली बार शायद मिल रहे हैं। सो ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि इनके इन शब्दों से प्रभावित होकर वहां बैठे लोगों ने काफी देर तक खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन इन्हें दी। ऐसे में इन्होंने वहां पर कई दिन गुजारे एंड वहां पर अपना जो वेदांत के विचार हैं उनको प्रचार प्रसार किया। अब बात करते हैं इनकी कुछ कोटेशन से। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन्होंने मोरालिटी को कैसे डिफाइन किया। इनका बड़ा सिंपल सा कहना था दैट द ओनली डेफिनेशन दैट कैन बी गिवन टू मोरालिटी इज दिस, दैट विच इज सेल्फिश इज इमोरल एंड दैट विच इज अनसेल्फिश इज मोरल। सो सिंपली इन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो स्वार्थ है वो अनैतिक है, जो निस्वार्थ है वो नैतिक है, यानी कि जो सेल्फिश है वो इमोरल है और जो अनसेल्फिश है वो मोरल है। अब इनकी ये विचार कहाँ से आए, इनकी विचारधारा के पीछे की थोड़ी सी कहानी हम जान लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको कहा कि स्वामी विवेकानंद जी जो है वो वेदांत फिलॉसफी के प्रचारक थे। वेदांत फिलॉसफी में उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, रुचि था। सो ऐसे में वेदांत फिलॉसफी क्या कहती है? वेदांत फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, जो कि कहती है कि देखिए, इंसान या जो आत्मा है, जो हमारे अंदर की आत्मा है, आत्मा ब्रह्म का अंश है। एंड ये सभी जीवों में आत्मा है, सभी जीवों में जो आत्मा है ये एक ही सोर्स यानी कि ब्रह्म से आती है। सो अगर हमें मुक्ति चाहिए तो वेदांत कहते हैं कि भाई देखिए, आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा और आपको मुक्ति मिलेगी। एनी हाउ, यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि भाई हम क्योंकि एक ही सोर्स से आते हैं, इसलिए मेरा तेरा या किसी का कोई डिवीजन नहीं है, वी आर वन। एंड अगर हम यहाँ पर डिस्टिंक्शन में जाते हैं, वी गो इनटू द फॉल्स सेंस ऑफ सेपरेटनेस, वो जो है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। वही यहाँ पर फिलॉसफी का बेस बनता है। सो कहता है जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेदांत फिलॉसफी विच एम्फसाइजेस the divinity of soul and the unity of existence, the selfishness is seen as ignorance of one's true nature and connection with all beings. So अगर आप selfish हैं, so you are ignorant, you are not aware कि हम सब एक ही हैं, unity of existence lies. दूसरा कहते हैं जी, selfish actions are considered immoral because they arise from the false sense of separateness and lead to harm and neglect of others. वहीं पे अगर हम अनसेल्फिश एक्शंस की बात करें तो कहता है जी, दीज आर मॉरल बिकॉज दे आर इन हार्मनी विद द रिकॉग्निशन दैट वंस ट्रू सेल्फ इज नॉट सेपरेट फ्रॉम अदर्स। सो ये वेदांत फिलॉसफी से निकल कर आई इनकी ये कोटेशन। एंड उसी के पीछे हम देखते हैं कि इस कोटेशन का बेस लाई करता है। फिर ये कहते हैं जी, द आइडिया इज टू शो that the highest ideal of morality and unselfishness go hand in hand. So अपनी ये जो फिलॉसफी है इसे व्यक्त करते हुए इन्होंने और भी कई सारी कोटेशंस कही हैं। अगेन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई
क्योंकि ये वेदांत फिलॉसफी को फॉलोअर थे एंड उसी के बेसिस पे इनकी ये सारी कोटेशंस हमें देखने को मिलती हैं। एंड वहीं पे इन्होंने कहा कि हम स्वार्थी नहीं हो सकते। स्वार्थ होने का मतलब क्या है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं और केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, ये सोचते हुए कि भाई हम दूसरों से अलग हैं, लेकिन हम दूसरों से अलग नहीं हैं, राइट। सो द मोर सेल्फिश अ मैन द मोर इमोरल इज ही इज, एथिक्स इज यूनिटी, इट्स बेसिस इज लव। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एथिक्स क्या है, एथिकल क्या है, ये सोच कि हम सब एक हैं, ये सोच कि हमारा सोर्स एक है, इसलिए हमारे इंटरेस्ट अलग हो ही नहीं सकते। कहता जी द वेन आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म हैव टू बी गिवन अप सेज द लव ऑफ एथिक्स। सो एथिक्स का जो रूल है वो ये कहता है कि आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जहां पर आप केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, उसे आपको गिव अप करना होगा। कोर ऑफ हिज फिलॉसफी, जैसे मैंने आपको बताया कि वेदांत फिलॉसफी, वेदांत में भी अद्वैत वेदांत की इन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसके ये फॉलोअर रहे, जहां पर वननेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड जहां पर आई एंड यू का भेद खत्म हो जाता है। कहते जी आई कैन नॉट डू हार्म टुवर्ड्स एनीबडी फॉर दैट विल बी डूइंग हार्म टू माई सेल्फ। अब कहते जब हम सारे हैं ही एक, अब जब सारों का सोर्स है ही एक, हम मेरे में और आप में कोई भेद ही नहीं है, तो मैं अगर आपको हार्म पहुंचा रहा हूं तो अल्टीमेटली मैं खुद को हार्म पहुंचा रहा हूं। क्या वो कहीं पे भी जस्टिफाइड हो सकता है? कहता नहीं हो सकता। सो दिस इज वेरी आइडिया कंटेन्ड इन द वर्जन ऑफ कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ऑल्सो। सो हमें देखने को मिलता है कांट का जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है उसमें भी यही है दैट आप दूसरों को अगर कुछ कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि आपके साथ भी वही होगा, और जो आप अपने साथ नहीं होना चाहते वो दूसरों के लिए भी आप नहीं कर सकते। दूसरी इनकी फिलॉसफी की जो कोट है दैट इज no one can teach anybody, the teacher spoils everything by thinking that he is teaching। so basically again वही चीज आ जाती है कि भाई देखिए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था सोक्रेटिस के केस में कि भाई नॉलेज लाइज विद इन, वही सेम बात यहां पर हमें देखने को मिलती है कि ज्ञान हमारे अंदर है, हमें कोई बाहर से ज्ञान नहीं दे सकता। अगर एक टीचर ऐसा सोचता है कि वो बाहर से ज्ञान दे रहा है तो वो अपने काम को भी खराब कर रहा है, वो अपने रोल को समझ नहीं पा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं पा रहा है। कहते जी टीचर का रोल सिर्फ इतना है कि जिस तरह से हमने सोक्रेटिस के केस में पढ़ा था कि सोक्रेटिस कहते हैं कि भाई मेरी मदर एक मिडवाइफ थी, यानी कि मेरी मदर बच्चों को डिलीवर होने में मदद करती थी, एंड एज अ टीचर मेरा भी रोल वही है कि मैं आपके अंदर छुपा हुआ ज्ञान आपके बाहर लाने में, आपको रियलाइज करवाने में मदद करूं। वही चीज यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जो टीचर का रोल है वो सिर्फ इतना है कि वो हमें मदद करता है कि हमारे अंदर छुपा हुआ ज्ञान हमें रियलाइज करा दे, हमें उसका बोध करा दे। टीचर हमें ज्ञान नहीं देता है। सो वही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कहते हैं जी ही बिलीव्ड फर्मली दैट विद इन मैन ऑल इज ऑल नॉलेज। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इट रिक्वायर्स ओनली अवेकनिंग एंड दिस इज द वर्क ऑफ अ टीचर। कहते हैं जी एजुकेशन which does not help common masses of people to equip themselves for struggle of life, which does not bring out strength of the character, a spirit of philanthropy and the courage of a lion is not worth the name। so इन्होंने बताया कि ट्रू एजुकेशन कैसी होती है, सही शिक्षा कैसी होनी चाहिए। कहते जी एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी एजुकेशन जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए, जिससे हमारे में स्पिरिट ऑफ फिलैंथ्रोपी आए। फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या? हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिले। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है वो लोग जो कि दूसरों की मदद करते हैं। सो फिलैंथ्रोपी उसी को कहा जाता है। अ स्पिरिट ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, हमारा जो कैरेक्टर है उसमें स्ट्रेंथ आए, ऐसी एजुकेशन चाहिए। अगर एजुकेशन ये नहीं कर रही है तो कहते जी ये एजुकेशन कहलाने के नाम लायक नहीं है। उन्होंने जो उस समय का करंट एजुकेशन सिस्टम था, अब हम सब जानते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी का आना हुआ तो उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर्स का ही एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। उस समय का जो करंट एजुकेशन सिस्टम था उसका एक ही मकसद था, दैट इज कि एक ऐसी क्लरिकल क्लास को प्रोड्यूस करना विच इज ऑल्दो इंडियन इन ब्लड एंड फ्लैश बट ब्रिटिश इन टेस्ट, राइट। सो इस तरह की एक एजुकेशन क्लास को प्रोड्यूस करना था जो कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए सर्व करे, ब्रिटिशर्स को सर्व करे, और वही था। सो वहां पर कोई क्रिएटिव एजुकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था एंड उस एजुकेशन को इन्होंने यहाँ पर टारगेट किया। एजुकेशन इज मस्ट फॉर ऑल। इन्होंने कहा कि इफ द माउंटेन डज नॉट कम टू मोहम्मद, Muhammad must go to the mountain. If a poor boy cannot come to education, education must go to him. So basically इस
स्टेटमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। यहां पर पुअर, रिच, अमीर, गरीब का भेदभाव खत्म होना चाहिए। यहां पर कास्ट का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। यहां पर रूरल और अर्बन का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज द नीड ऑफ ऑल एंड एजुकेशन सबको पहुंचनी चाहिए। सो ये यहां पर कहते हैं, राइट। फिर कहते हैं जी, बट एट द सेम टाइम ही मेड इट अ पॉइंट दैट इट इज अ सिन to try to preach a poor and a poor and hungry must be fed and then taught। so ये बड़ा सिंपल सा एंड लॉजिकल सी बात करते हैं कि भाई देखिए, जैसे हम आम भाषा में कह देते हैं कि भाई भूखे पेट भजन नहीं होवत, सो वही चीज ये कह रहे हैं कि वी हैव टू थिंक ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। आप यहाँ पर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक हंगरी को आप ज्ञान बांटना शुरू कर दें या ज्ञान का बोध कराना शुरू कर दें, बिकॉज उसकी अल्टीमेटली उसकी जो पहली अटेंशन है वो उसके खाने पे होगी, उसकी जो बॉडी के सर्वाइवल के लिए नीड्स चाहिए हैं वो उसके ऊपर होगी। सो हम मैस्लोज हायरार्की को भी यहाँ पे देखते हैं। मैस्लोज हायरार्की में भी हमें देखने को मिलता है कि जो सबसे पहला लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो हमारी फिजिकल नीड्स हैं, वो हमारा खाना है, हमारे लिए कपड़ा है। सो जब तक वो नीड्स को फुलफिल नहीं होती तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे नहीं जाते, नेक्स्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन पे नहीं जाते। वही चीज़ को यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई देखिए, आप एजुकेट किसी को तब तक नहीं कर सकते जब तक उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करते, उसे खाना नहीं देते, उसे कपड़ा नहीं दे सकते। सो जब तक आप पहले ये नहीं करेंगे, एजुकेट कर ही नहीं सकते, राइट। वही चीज यहां पे लिखी दैट विवेकानंद सॉ अड्रेसिंग मटेरियल नीड्स एज द फर्स्ट स्टेप इन एलिवेटिंग इंडिविजुअल्स सो दैट दे कुड बी रिस्पेक्टिव टू हायर आइडियल्स एंड लर्निंग। सो ये चीज यहां पर हमें देखने को मिलती है इस कोट से। ड्यूटी ऑफ एवरी एजुकेटेड मैन, इन्होंने कहा कि भाई देखिए, दो तरह के तबके हैं, दो तरह की क्लासेस हैं। एक वो जो कि पढ़ गए हैं, फॉर्चुनेट इनफ, जो कि पढ़ गए, एजुकेट हो गए। दूसरा वो जिन्हें एजुकेशन नहीं मिली, विच इज अ लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब कहते हैं जो एजुकेटेड हैं इनकी दूसरे तबके के प्रति एक ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है? कहते हैं जी, सो लॉन्ग एज द मिलियंस लिव इन हंगर एंड इग्नोरेंस आई होल्ड एवरी मैन एज ट्रेटर हु having been educated at their expense pays not least heed to him। क्या कहने का मतलब है कि भाई देखिए, आपने एजुकेशन जब हासिल की, अब आप इसे अपनी लाइफ से भी जोड़कर देख सकते हैं। जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते समय आप अपना सारा टाइम एजुकेशन में दे रहे हैं, स्टडी में दे रहे हैं। ऐसे में आप देखिए कि आपकी मदद कौन कौन कर रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट कहेंगे जी, आपके पेरेंट्स आपकी मदद कर रहे हैं, टीचर आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन मामला वहीं तक नहीं रुकता। आपके पेरेंट्स एंड टीचर से थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे, आपके घर में जो काम करने के लिए लोग आते हैं वो भी आपकी मदद करते हैं, सड़क पर जो कूड़ा उठाने के लिए लोग आते हैं वो भी आपकी मदद करते हैं, एंड आपको खाना डिलीवर करने वाले जो लोग आते हैं वो भी आपकी मदद करते हैं। सो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पूरी चेन का हिस्सा हैं। ऐसे में आप उनकी हेल्प से, उनके एक्सपेंस पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है टू गिव बैक टू देम। यू हैव टू शो दैट ग्रेटिट्यूड एंड गिव बैक टू देम। वही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप जब एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपकी उन सभी लोगों के प्रति उनके योगदान को समझना चाहिए पहली बात तो, एंड उनको गिव बैक करना चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हो गए एंड आपको हेल्प करने वाला अभी भी भूखा है, अभी भी वो पॉवर्टी में जी रहा है, अभी भी वो हंगर में जी रहा है, इग्नोरेंस में जी रहा है, उसे ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो इसमें गलती आपकी है। यू आर अ ट्रेटर। यहाँ पे आपको ये ट्रेटर तक शब्द आपको कह रहे हैं। सो यहाँ पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। यू हैव टू पे बैक टू सोसाइटी। उस विषय में आपको सोचना चाहिए। कहते हैं जी, द बेस्ट थर्मोमीटर टू प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज इट्स ट्रीटमेंट ऑफ विमेन। अब विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट में कहते हैं कि भाई देखिए, एक देश की स्थिति को समझने के लिए आप महिलाओं की स्थिति को समझ लीजिए। महिलाओं की स्थिति से समझ जाएंगे कि आपका देश जो है वो कितना आगे पहुंच गया है। अब कहते हैं जी, स्वामी विवेकानंद और जेंडर इक्वालिटी, कहते हैं जी, सोल हैज नीदर सेक्स नोर कास्ट नोर इम्परफेक्शन। जो आत्मा है उसमें ना तो कोई सेक्स हो सकता है, ना ही उसमें कोई कास्ट हो सकती है, ना ही उसमें कोई इम्परफेक्शन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। थिंक ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स नॉट एज मेन एंड वुमेन। सो यहाँ पर जो ये डिस्टिंक्शंस हैं, बायोलॉजी के बेस पे डिस्टिंक्शंस हैं, मेन एंड वुमेन के डिस्टिंक्शंस हैं, कहते हैं इनसे ऊपर उठना होगा। हमें यहाँ पर सोल को देखना होगा, क्योंकि सोल की अल्टीमेट वेदांत बात करता है। एंड कहते हैं जी, सोल में कोई यहाँ पे डिस्टिंक्शंस नहीं है, वहाँ पे सब एक हैं। एंड वही हमें यहाँ पर करना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक इन द टर्म्स ऑफ मेन एंड विमेन,
we should think in the terms of human being. Both men and women are like two wings of a bird and a bird cannot fly without any of them. So यहाँ पर दोनों की इक्वल ज़रूरत है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। एक पक्षी के जैसे दो पंख होते हैं, वही यहाँ पे रोल एक महिला और पुरुष का है, दोनों सोसाइटी को आगे लेकर जाते हैं। ऑन विमेन एम्पावरमेंट इन्होंने क्या कहा कि महिलाओं को अगर आप एम्पावर करना चाहते हैं, कहते जी आपका रोल बहुत ही लिमिटेड है, सोसाइटी का रोल बहुत ही लिमिटेड है। सोसाइटी को क्या करना चाहिए? एजुकेट योर विमेन फर्स्ट एंड लीव देम टू देमसेल्व्स, देन दे विल टेल यू व्हाट रिफॉर्म्स आर नेसेसरी फॉर देम। कहते जी आपका रोल सिर्फ इतना है, सोसाइटी का रोल इतना है कि भाई सोसाइटी महिलाओं को एजुकेट कर दे, उसके बाद सोसाइटी उन्हें एजुकेट करने के बाद छोड़ दे, वो डिसाइड करेंगे कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन फर्स्ट स्टेप इज एजुकेट देम। आप एजुकेट करने के बाद उन पे इम्पोज नहीं कर सकते कि ठीक है, एक तो हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, दूसरा हम आपके लिए ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। यू कांट डू दैट, यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, आप उनको एजुकेट करने में मदद करें, उसके बाद महिलाएं अपने आप तय कर सकती हैं कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कहते जी द आइडिया ऑफ परफेक्ट वुमनहुड इज परफेक्ट इंडिपेंडेंस, अवर राइट ऑफ इंटरफेरेंस इज लिमिटेड ओनली एंटायरली अप टू गिविंग एजुकेशन। सो हमारा जो सोसाइटी का रूल है वो एजुकेशन देने तक सीमित होना चाहिए, उसके बाद महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं। कहते जी अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। अब ये कथा उपनिषद से इन्होंने ये लाइन को, ये कॉल को ड्रॉ किया है, एंड इनका जो पर्पस है इस लाइन के पीछे, बहुत ही फेमस लाइन है इनकी, ये बहुत ही फेमस कोट है आई वुड से, दैट इज टू इनकैप्सुलेट हिज मैसेज ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड डिटर्मिनेशन। सेल्फ एम्पावरमेंट, खुद की मदद खुद करनी होगी, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ना होगा। आपको कोई बाहर से आके मोटिवेट नहीं करेगा, खुद आपको मोटिवेट होना होगा, खुद आपको अपने गोल्स की पहचान करनी होगी, डिसिप्लिन के साथ आपको डेली बेसिस पे उन गोल्स को हासिल करने के लिए काम करना होगा। सो ये विवेकानंद जी ने इस कंटेक्स्ट में कहा। ऑन सेल्फ डेवलपमेंट इन्होंने कहा कि वट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, इफ यू थिंक यू आर वीक यू विल बी वीक, इफ यू थिंक यू विल बी स्ट्रॉन्ग यू विल बी स्ट्रॉन्ग। सो ये कहते हैं कि भाई आपका माइंडसेट है जो डिसाइड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, फ्यूचर कहाँ लेकर जा रहा है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आप सोच कर चलते हैं कि भाई आप कमज़ोर हैं, वो आपके बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाएगा। हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना एटीट्यूड का, एटीट्यूड में सबसे पहले हम थॉट की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, फिर वो एक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। अब ये थॉट अगर मेरा खुद के लिए ही नेगेटिव है तो मेरे एक्शन में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, मैं एक्ट नहीं करूँगा। अगर मेरा थॉट स्ट्रॉन्ग है, सो ये एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहते जी हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड फेथ इन गॉड। ही सेड दैट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ अ फ्यू मेन हु हैड फेथ इन देमसेल्व्स एंड इट इज द फेथ व्हिच कॉल्स आउट डिग्निटी विद इन। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगती है कि भाई जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड के कुछ चंद गिने चुने लोगों के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री है, एंड उन्हीं का जिक्र होता है। ये कौन से लोग थे जिन्हें खुद में भरोसा था, एंड खुद में भरोसा था तो उन्होंने कुछ कर दिखाया। सो ये थे स्वामी विवेकानंद जी। मुझे उम्मीद है कि इनके विचार आपको यूपीएससी ही नहीं, आपके जीवन में भी काफ़ी मदद करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।